गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया हिस्ट्री का, ये सेकंड चैप्टर है जिसको आप लोग क्लियर कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुई है और उसने अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए कैसे उसने दूसरे कॉम्पिटिटर को भारतवर्ष में आने से रोका है और कैसे उसने बंदरगाहों पे अपने लिए फोर्टिफाइड जो किले होते हैं उसको बनवा लिया, जिससे कि जो दूसरे मर्चेंट्स थे या फिर जो दूसरे व्यापारी थे हमारे भारतवर्ष में व्यापार न कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल क्लियर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन व्यापार, कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से व्यापार करना शुरू किया, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार शुरू किया था। बिगन मतलब शुरू करना, यानी बंगाल से व्यापार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। तो इस व्यापार से कैसे वो हमारे भारतवर्ष में एक व्यापारी से एक राजनीतिज्ञ बन गए, कैसे वो हमारे शासन को, हमारी सत्ता को, यहाँ तक कि हमारे एक छोटी से छोटी खेती को भी, छोटी से छोटी जो फार्मिंग होती है, जो रैयत होता है, जिसको हम लोग कृषि को ही रैयत बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कैसे उन लोगों ने अपने कंट्रोल में कर लिया, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एक टॉपिक इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किसका कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्टिंग है ये। और ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति या फिर और कुछ भी ले लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं। तो चलिए आज का हमारा जो पैरा है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको जूम कर लीजिए आप लोग भी, ऐसे ही पढ़िए, इसको पढ़ने में आसानी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन बंगाल। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार करना शुरू किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बंगाल में, यानी कि हुगली नदी है, ठीक है, तभी तो हुगली नदी के किनारे उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो ये बात आप समझिए कि बंगाल में सबसे पहले कि हुगली नदी बहती है और वहाँ पर 1651 ईस्वी में, यानी 1600 में वो आए और 50 साल बाद ही, ठीक है, 1600 में आए और 1651 में उन्होंने क्या कर लिया, अपनी फैक्ट्री भी बंगाल में जमा ली। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नो एट द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। यही वो तरीका था उन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर, यानी फैक्टर कहा जाता था। ये जो हमारे भारतवर्ष में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो व्यापारी आते थे, उनको हमारे भारतवर्ष में उस समय किस नाम से जाना जाता था, फैक्टर के नाम से जाना जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोरेज। और इस फैक्ट्री ने एक वेयर हाउस बनाया, ठीक है, इस फैक्ट्री ने एक वेयर हाउस बनाया था जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो भी चीज़ें होती थी उसको इकट्ठा करके ये लोग रखते थे, ठीक है। इन्होंने एक हाउस बनाया। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। और इस फैक्ट्री के वेयर हाउस में इन्होंने अपना सारी चीज़ें बनाई और वहीं पर उन्होंने एक दफ्तर भी था जिसमें कि वो बैठ करके कंपनी के सारे कार्य को देखा करते थे। यानी बंगाल में हुगली नदी के किनारे उन्होंने एक वेयर हाउस बनाया। वेयर हाउस में वो लोग अपने आयात निर्यात की सारी चीज़ें रखते थे, स्टोर करते थे, और वहीं पर उन्होंने एक ऑफिस भी बना लिया। एज ट्रेड एक्सपेंड, जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, द कंपनी प्रेसर्ड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, ठीक है। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया तो कंपनी ने जो भी व्यापारी हुआ करते थे और जो व्यापारियों के जो सौदागर हुआ करते थे कंपनी के व्यापार को बढ़ाने वाले, उनको फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए ये लोग कहने लगे कि तुम लोग बहुत कहीं और मत जाओ, ऐसा है जो यहाँ फैक्ट्री है ना, यहीं पर आकर के रहो और यहीं से माल खरीदो और यहीं से ले जा कर के यूरोप में बेचो। बाई 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और 1696 को क्या बोलेंगे, 59,
96 हाँ 1696 में 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनवाना शुरू कर दिया। यानी जहाँ पे इन लोगों ने कहा ना कि तुम लोग बहुत ज़्यादा दूर मत जाओ, हमने जो किला जो फोर्ट फील्ड बनवाया है, जो वेयर हाउस बनवाया है, इसी के चारों तरफ तुम धीरे धीरे रहने लगो। तो अब धीरे धीरे जब लोग रहने लगे तो 1696 ईस्वी में इसने क्या किया, एक बिल्डिंग बनवा दिया वहाँ पे, उसी जगह पे अच्छा खासा एक बिल्डिंग बन गया। कहाँ गया, हाँ 2 years later it bribed Mughal officers into giving the company, दूसरा पैरा ले लो। 2 years later it bribed Mughal officers into giving the company जमींदारी right over 3 villages। अब 2 साल के बाद जब उन्होंने 1696 में किला बनवाना शुरू किया, उसके 2 साल के बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। किसने? अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उस बंगाल में मुग़लों का शासक था। तो जो मुग़ल अफसर थे उनको रिश्वत देकर के अंग्रेज़ों ने 3 गांव की जमींदारी, यानी कि वहाँ के मालिक बन गए 3 गांवों के, ठीक है। विच लेटर, सॉरी कहाँ गया, हाँ, one of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता, it's known today। पहला इसमें से कौन सा था? इनमें से एक गांव कालीकट था, जिसको हम लोग इस समय कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं। It also pressured the Mughal emperor Aurangzeb to issue the फरमान granting the company that right to trade duty free। यानी जिस समय 1696 ईस्वी में अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार कर रहे थे, तो उस समय मुग़ल एम्परर कौन थे? औरंगजेब थे, ठीक है। तो औरंगजेब से इन कंपनियों ने क्या कहा, कर इस कंपनी के जो मेन हेड हुआ करते थे, उन्होंने औरंगजेब से कहा कि आप कंपनी को बिना शुल्क के ही व्यापार करने का फरमान जारी कर दीजिए। क्या कहा अंग्रेज़ों ने कि हम आपके यहाँ आएंगे तो कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, कोई ट्रेड की ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर दीजिए। कहने का क्या मतलब है, जब आपके यहाँ से व्यापारी हमारे यहाँ जाए सीमा पर, तो सीमा शुल्क हमारे यहाँ यूरोप में वो जाएं, इंग्लैंड में वो जाएं, तो सीमा शुल्क दें। लेकिन हम अंग्रेज जब आपके यहाँ व्यापार करने आए तो आप हमसे सीमा शुल्क मत लीजिए। इन्होंने दबाव दे करके औरंगजेब से कहा कि आप ऐसा फरमान जारी करिए, क्योंकि औरंगजेब भी उस समय बादशाह थे, ठीक है, तो मुग़ल सम्राट वही थे। आगे क्या होता है, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें और भी, मतलब फ्री का व्यापार यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करना चाहती थी, और पहले से भी मौजूद जो भी उसको अधिकार थे उसको और भी ज़्यादा वो फैलाने में और उसको एक्सपेंड करने में वो लगी हुई थी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे, उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमानों से केवल कंपनी को ही शुल्क मुफ्त व्यापार अधिकार मिल गया था, ठीक है। सिर्फ औरंगजेब का फरमान से ही कंपनी को क्या मिल गया, फ्री का व्यापार करने का है, उनको कोई सीमा कर नहीं देना पड़ता था। बट officials of the company who were carrying or private trade on the side were expected to pay duty। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जो छोटे मोटे व्यापार यहाँ से कर रहे थे और जिनका प्राइवेट अपना, यानी कंपनी से जुड़ करके नहीं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग एक कंपनी में काम करते हैं और कुछ लोग अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं, तो कंपनी वालों के लिए तो क्या था, सीमा शुल्क नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी थे जो खुद के लिए अपना व्यापार कर रहे थे, उन्हें यह छूट नहीं मिली थी, उनको ट्रेड देना पड़ता था, उनको रेवेन्यू देना पड़ता था, सीमा कर देना पड़ता था। दिस दे रिफ्यूज टू पे causing an enormous loss of revenue of Bengal। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया।
उन्होंने भी कहा कि हम नहीं दे सकते हैं आपको कर, और इससे जो बंगाल का, जैसे मान लीजिए हमारी ही कमाई है कि हमको यहाँ से 2 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ से 2 रुपये मिले, और सारे पैसे देने वाले हमको मना कर दे तो हमारी कमाई कहाँ से होगी। तो इसी तरह से कंपनी ने भी शुल्क देना बंद कर दिया। जो भी व्यापार था, ये सब व्यापार से कर आना बंद हो गया था। तो बंगाल, उस समय बंगाल के जो नवाब थे, उनको राजस्व की वसूली यानी कि रेवेन्यू बहुत ही कम मिलने लगा। ठीक है, मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और इस तरह से ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। यानी औरंगजेब ने फरमान तो जारी कर दिया, कर नहीं लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद औरंगजेब शासक नहीं रहे, फिर वहाँ के नवाब कौन बन गए, मुर्शिद कुली खां बन गए। तो मुर्शिद कुली खान को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि उनका जो बंगाल का राजस्व था उसमें कमी आने लगी। बंगाल के राजस्व में कमी आएगी तो वहाँ की प्रजा कैसे चलेगी, वहाँ की बादशाही कैसे संभलेगी। तो इसलिए मुर्शिद कुली खां क्या हो गए, परेशान हो गए। यानी कि औरंगजेब ने फरमान जारी किया, लेकिन उसके बाद जो दूसरे हमारे नवाब बने मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के बाद, तो औरंगजेब पे तो वो लोग फोर्स करके ऐसा फरमान जारी किए थे। जो औरंगजेब थे उनके ऊपर तो अंग्रेज़ों ने फोर्सिफाइड करके, उनको प्रेशर करके उनसे ये फरमान जारी करवाया था। देखिए फरमान का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। फरमान और रॉयल इडिक्ट, रॉयल ऑर्डर। फरमान एक राजशाही आदेश होता है जो कि जिस भी एरिया के नवाब हैं, राजा हैं, उस एरिया के प्रजा को उनकी बातों को मानना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर है, आप एक फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि कैसे ये व्यापारी देखिए अपना जहाज़ लेकर के कैसे आ करके यहाँ व्यापार कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना बड़ा किला बनवा दिया गया है, देख रहे हैं ना आप। इसी में आते थे, किसी और को अंदर एंट्री नहीं करने देते थे, यहीं पर रास्ता बंद करके बैठ गए थे और यहीं से अपना व्यापार सब करते थे। ठीक है, फिगर क्या है यहाँ पे देखिए, फिगर दिया हुआ है। लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास, पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन। विलियम सिम्पसन ने 1867 में ये फिगर बनाया है कि मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, स्थानीय जो नाव, यहाँ की लोकल जो नाव थी वो मद्रास से जहाज़ों से सामानों को ढो करके ला रही है। कितना चालू थे ये सब। आगे देखते हैं, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। एक व्यापार युद्ध का कारण कैसे बन गया। ठीक है, यहाँ पे किसका फिगर है पहले आप समझ लीजिए, ये फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव है। कौन है ये? यानी जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार अच्छे से जम गई थी, तो उस समय कौन थे यहाँ के गवर्नर जनरल, हमारे यहाँ के बने थे रॉबर्ट क्लाइव। Though the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of ये दो द अर्ली 18 यानी 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी यानी मध्य की बात है। 17वीं शताब्दी के आधा बीत जाने पे 18वीं शताब्दी की शुरुआत की ये बात है। द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। यानी इस समय 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड अथॉरिटी। यानी औरंगजेब की मृत्यु हो गई और फिर वहाँ पे जो बंगाल के नवाब थे दूसरे, वो अपना पावर और फैलाने लगे। अंग्रेज़ नहीं, बंगाल के नवाब। और इस तरह से अंग्रेज़ों में और बंगाल के नवाब में जो टकराव था वो काफ़ी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकत भी अपने अस्तित्व में धीरे धीरे आ रहे थे। मुर्शिद कुली खां वाज अलाउड बाई अलीवर्दी खां एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ द बंगाल। कौन कौन?
मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला, यानी कि तीनों लगातार मुर्शिद कुली खां के बाद नवाब कौन बना, अली वर्दी खां नवाब बने। उसके बाद यानी सबसे पहले औरंगजेब, जिस समय अंग्रेज आए, औरंगजेब, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और अब थे कौन, सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये तीनों क्या थे, अच्छे खासे रूलर्स थे बंगाल के। चाहे हम मुर्शिद कुली खां की बात करें, चाहे हम अली वर्दी खां की बात करें, चाहे हम सिराजुद्दौला की बात करें। They refused to grant the company concession, demanded large tribute for the company right to trade, denied it any right to mint coin and stopped it from extending its fortification. इन तीनों शासकों ने उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, कहा कोई छूट नहीं मिलेगा। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमसे व्यापार कर रहे हैं तो उसका आप लोग को जो राइट है ट्रेड का वो आपको देना पड़ेगा, जो भी रिवेन्यू बनता है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं है। अंग्रेजों को इन्होंने कहा कि आप हमारे भारतवर्ष में आकर के पैसा छापेंगे तो ये आप नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ आकर के आपको सिक्के ढालने का अधिकार किसने दिया। और उनकी किलेबंदी को बढ़ावा से भी रोका। हर जगह आप अपना किला बनवा ले रहे हैं, कहीं भी ला करके अंग्रेज़ों को बसा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए इन तीनों नवाबों ने मना किया, अंग्रेज़ों को अब अच्छा नहीं लगा। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving in Bengal government of the huge amount of the revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officers. इस तरह से कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया और उन्होंने ये भी दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होता जा रहा है। किसने? मुर्शिद कुली खां, अलावर्दी खां, सिराजुद्दौला, ये तीनों नवाबों ने इन तीनों ने कहा कि आप धोखाधड़ी से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापार का जो बंगाल का टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, राजस्व कम हो रहा है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज जो एलिजाबेथ बैठी हुई थी इंग्लैंड में, उनको लेटर लिखा गया कि यहाँ के नवाब ये हैं वो हैं, और उनको लिख करके ये वहाँ पे बताया गया कि यहाँ के नवाब सही नहीं है। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिसर्स वर running the trade of the company and trade code flourished only in the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement by villages and rebuild its fort. The conflict led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. देखिए, ये पहला युद्ध है अंग्रेजों के साथ, प्लासी का युद्ध। कंपनी का ये कहना था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी बहुत तबाह हो रही है। क्या कहा कि आप लोग बिना बात का वजह का मांग कर रहे हैं, फालतू का मांग कर रहे हैं, कोई कर उर नहीं मिलेगा और ये सब फालतू की चीज़ें हैं। कंपनी ने ऐसा कहा। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, यानी हम व्यापार यहाँ पे तभी अच्छे से कर पाएंगे जब अपना ये आप टैक्स हटा लीजिए, हम लोग कोई सीमा कर नहीं देंगे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मेजोरिटी जिसकी रहती है बात उसी की मानी जाती है। तो कंपनी ने ये कहा, ये सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कि क्यों ना हम अपनी और भी संख्या बढ़ाएं और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से व्यापार करें, इतना व्यापार करें कि इन लोग का मुंह ही बंद हो जाए। ठीक है, इन लोग के पास कोई रास्ता ही ना मिले, कोई और खरीदने वाला ही ना हो सिर्फ हमारे अलावा। और जब चीज़ें किसी चीज़ को भी कोई एक चीज़ खरीदने वाली होती है ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत लोग रहते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वही बात है। It was also convinced that to expand trade in it to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its इस तरह से जब सरकार शुल्क हटा ले तो कंपनी को इस बात पर भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण कराना होगा। यानी हर एक गांव में अपना अपना किला फिर से उन लोग को बनाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा उनको वहाँ पे। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली accumulated इन द फेमस बैटल। अब इस तरह से ये टकराव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। नवाब कुछ और कहने लगे, अंग्रेज कुछ और कहने लगे, और अंत में जाकर के टकराव का रिजल्ट क्या आया, प्लासी का बैटल, प्लासी का युद्ध 1756। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लासी का युद्ध कल स्टार्ट किया जाएगा। ओके बच्चों, इसको अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ओके बाय बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया हिस्ट्री का, ये सेकंड चैप्टर है जिसको आप लोग क्लियर कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुई है, और उसने अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए कैसे उसने दूसरे कॉम्पिटिटर को भारतवर्ष में आने से रोका है, और कैसे उसने बंदरगाहों पे अपने लिए फोर्टिफाइड जो किले होते हैं उसको बनवा लिया, जिससे कि जो दूसरे मर्चेंट्स थे या फिर जो दूसरे व्यापारी थे हमारे भारतवर्ष में व्यापार न कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल क्लियर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन व्यापार, कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से व्यापार करना शुरू किया, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार शुरू किया था। बिगेन मतलब शुरू करना, यानी बंगाल से व्यापार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। तो इस व्यापार से कैसे वो हमारे भारतवर्ष में एक व्यापारी से एक राजनीतिज्ञ बन गए, कैसे वो हमारे शासन को, हमारी सत्ता को, यहाँ तक कि हमारे एक छोटी से छोटी खेती को भी, छोटी से छोटी जो फार्मिंग होती है, जो रैयत होता है, जिसको हम लोग कृषि को ही रैयत बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो इन सारे चीज़ों को कैसे उन लोगों ने अपने कंट्रोल में कर लिया, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एक टॉपिक इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किसका कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्टिंग है ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति या फिर और कुछ भी ले लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं। तो चलिए आज का हमारा जो पैरा है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको जूम कर लीजिए आप लोग भी, ऐसे ही पढ़िए, इसको पढ़ने में आसानी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार करना शुरू किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बंगाल में, यानी कि हुगली नदी है, ठीक है, तभी तो हुगली नदी के किनारे उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो ये बात आप समझिए कि बंगाल में सबसे पहले कि हुगली नदी बहती है, और वहाँ पर 1651 ईस्वी में, यानी 1600 में वो आए और 50 साल बाद ही, ठीक है, 1600 में आए और 1651 में उन्होंने क्या कर लिया, अपनी फैक्ट्री भी बंगाल में जमा ली। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नो एट द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। यही वो तरीका था उन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर, यानी फैक्टर कहा जाता था। ये जो हमारे भारतवर्ष में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो व्यापारी आते थे, उनको हमारे भारतवर्ष में उस समय किस नाम से जाना जाता था, फैक्टर के नाम से जाना जाता था।
द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोरेज। और इस फैक्ट्री ने एक वेयर हाउस बनाया, ठीक है, इस फैक्ट्री ने एक वेयर हाउस बनाया था जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो भी चीज़ें होती थी उसको इकट्ठा करके ये लोग रखते थे, ठीक है। इन्होंने एक हाउस बनाया। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। और इस फैक्ट्री के वेयर हाउस में इन्होंने अपना सारी चीज़ें बनाई और वहीं पर उन्होंने एक दफ्तर भी था जिसमें कि वो बैठ करके कंपनी के सारे कार्य को देखा करते थे। यानी बंगाल में हुगली नदी के किनारे उन्होंने एक वेयर हाउस बनाया। वेयर हाउस में वो लोग अपने आयात निर्यात के सारी चीज़ें रखते थे, स्टोर करते थे और वहीं पर उन्होंने एक ऑफिस भी बना लिया। एज ट्रेड एक्सपेंड, जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, द कंपनी प्रेसर्ड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, ठीक है। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया तो कंपनी ने जो भी व्यापारी हुआ करते थे और जो व्यापारियों की जो सौदागर हुआ करते थे कंपनी के व्यापार को बढ़ाने वाले, उनको फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए ये लोग कहने लगे कि तुम लोग बहुत कहीं और मत जाओ, ऐसा है जो यहाँ फैक्ट्री है ना यहीं पर आकर के रहो और यहीं से माल खरीदो और यहीं से ले जा कर के यूरोप में बेचो। By 1696 it began building a fort around the settlement। और 1696 को क्या बोलेंगे, 96 96 हाँ 1696 में 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनवाना शुरू कर दिया। यानी जहाँ पे इन लोगों ने कहा ना कि तुम लोग बहुत ज़्यादा दूर मत जाओ, हमने जो किला जो फोर्ट फील्ड बनवाया है, जो वेयर हाउस बनवाया है, इसी के चारों तरफ तुम धीरे धीरे रहने लगो। तो अब धीरे धीरे जब लोग रहने लगे तो 1696 ईस्वी में इसने क्या किया, एक बिल्डिंग बनवा दिया वहाँ पे, उसी जगह पे अच्छा खासा एक बिल्डिंग बन गया। कहाँ गया, हाँ 2 years later it bribed Mughal officers into giving the company, दूसरा पैरा ले लो। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी right over 3 villages। अब 2 साल के बाद जब उन्होंने 1696 में किला बनवाना शुरू किया, उसके 2 साल के बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत दे करके 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। किसने, अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उस बंगाल में मुग़लों का शासक था। तो जो मुग़ल अफसर्स थे उनको रिश्वत दे करके अंग्रेज़ों ने 3 गांव की ज़मींदारी, यानी कि वहाँ के मालिक बन गए 3 गांवों के, ठीक है। विच लेटर, सॉरी कहाँ गया, हाँ, वन ऑफ दिस वाज कालीकट विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता, इट्स नोन टुडे। पहला इसमें से कौन सा था, इनमें से एक गांव कालीकट था जिसको हम लोग इस समय कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं। इट आल्सो प्रेसर्ड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू द फरमान ग्रांटिंग द कंपनी दैट राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। यानी जिस समय 1696 ईस्वी में अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार कर रहे थे तो उस समय मुगल एम्परर कौन थे, औरंगजेब थे, ठीक है। तो औरंगजेब से इन कंपनियों ने क्या कहा, कर इस कंपनी के जो मेन हेड हुआ करते थे उन्होंने औरंगजेब से कहा कि आप कंपनी को बिना शुल्क के ही व्यापार करने का फरमान जारी कर दीजिए। क्या कहा अंग्रेजों ने कि हम आपके यहाँ आएंगे तो कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, कोई ट्रेड की ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर दीजिए। कहने का क्या मतलब है, जब आपके यहाँ से व्यापारी हमारे यहाँ जाए सीमा पर तो सीमा शुल्क हमारे यहाँ यूरोप में वो जाएं, इंग्लैंड में वो जाएं तो सीमा शुल्क दें, लेकिन हम अंग्रेज जब आपके यहाँ व्यापार करने आए तो आप हमसे सीमा शुल्क मत लीजिए। इन्होंने दबाव दे करके औरंगजेब से कहा कि आप ऐसा फरमान जारी करिए, क्योंकि औरंगजेब भी उस समय बादशाह थे, ठीक है, तो मुगल सम्राट वही थे। आगे क्या होता है, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। औरंगजेब फरमान
for instance, had granted only the company the right to trade duty free. कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें और भी मतलब फ्री का व्यापार यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करना चाहती थी, और पहले से भी मौजूद जो भी उसको अधिकार थे उसको और भी ज़्यादा वो फैलाने में और उसको एक्सपेंड करने में वो लगी हुई थी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे, उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमानों से केवल कंपनी को ही शुल्क मुफ्त व्यापार अधिकार मिल गया था। ठीक है, सिर्फ औरंगजेब का फरमान से ही कंपनी को क्या मिल गया, फ्री का व्यापार करने का है, उनको कोई सीमा कर नहीं देना पड़ता था। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग और प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जो छोटे मोटे व्यापार यहाँ से कर रहे थे और जिनका प्राइवेट अपना यानी कंपनी से जुड़ करके नहीं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग एक कंपनी में काम करते हैं और कुछ लोग अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं, तो कंपनी वालों के लिए तो क्या था, सीमा शुल्क नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी थे जो खुद के लिए अपना व्यापार कर रहे थे, उन्हें यह छूट नहीं मिली थी, उनको ट्रेड देना पड़ता था, उनको रेवेन्यू देना पड़ता था, सीमा कर देना पड़ता था। दिस दे रिफ्यूज टू पे causing an enormous loss of revenue of Bengal। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हम नहीं दे सकते हैं आपको कर, और इससे जो बंगाल का, जैसे मान लीजिए हमारी ही कमाई है कि हमको यहाँ से 2 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ से 2 रुपये मिले, और सारे पैसे देने वाले हमको मना कर दे तो हमारी कमाई कहाँ से होगी। तो इसी तरह से कंपनी ने भी शुल्क देना बंद कर दिया, जो भी व्यापार था ये सब व्यापार से कर आना बंद हो गया था। तो बंगाल, उस समय बंगाल के जो नवाब थे उनको राजस्व की वसूली यानी कि रेवेन्यू बहुत ही कम मिलने लगा। ठीक है, मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और इस तरह से ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। यानी औरंगजेब ने फरमान तो जारी कर दिया, कर नहीं लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद औरंगजेब शासक नहीं रहे, फिर वहाँ के नवाब कौन बन गए, मुर्शिद कुली खान बन गए। तो मुर्शिद कुली खान को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका जो बंगाल का राजस्व था उसमें कमी आने लगी। बंगाल के राजस्व में कमी आएगी तो वहाँ की प्रजा कैसे चलेगी, वहाँ की बादशाही कैसे संभलेगी। तो इसलिए मुर्शिद कुली खान क्या हो गए, परेशान हो गए। यानी कि औरंगजेब ने फरमान जारी किया, लेकिन उसके बाद जो दूसरे हमारे नवाब बने मुर्शिद कुली खान औरंगजेब के बाद, तो औरंगजेब पे तो वो लोग फोर्स करके ऐसा फरमान जारी किए थे। जो औरंगजेब थे उनके ऊपर तो अंग्रेज़ों ने फोर्सिफाइड करके, उनको प्रेशर करके उनसे ये फरमान जारी करवाया था। देखिए फरमान का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। फरमान और रॉयल इडिक्ट, रॉयल ऑर्डर। फरमान एक राजशाही आदेश होता है जो कि जिस भी एरिया के नवाब हैं, राजा हैं, उस एरिया के प्रजा को उनकी बातों को मानना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर है, आप एक फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि कैसे ये व्यापारी देखिए अपना जहाज़ लेकर के कैसे आ करके यहाँ व्यापार कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना बड़ा किला बनवा दिया गया है, देख रहे हैं ना आप। इसी में आते थे, किसी और को अंदर एंट्री नहीं करने देते थे, यहीं पर रास्ता बंद करके बैठ गए थे और यहीं से अपना व्यापार सब करते थे। ठीक है, फिगर क्या है यहाँ पे देखिए, फिगर दिया हुआ है। लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास, पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन। विलियम सिम्पसन ने 1867 में ये फिगर बनाया है कि मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, स्थानीय जो नाव, यहाँ की लोकल जो नाव थी वो मद्रास से जहाज़ों से सामानों को ढो करके ला रही है। कितना चालू थे ये सब। आगे देखते हैं, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। एक व्यापार युद्ध का कारण कैसे बन गया। ठीक है, यहाँ पे किसका फिगर है पहले आप समझ लीजिए, ये फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव है, कौन है ये? यानी जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार अच्छे से जम गई थी, तो उस समय कौन थे यहाँ के गवर्नर जनरल, हमारे यहाँ के बने थे रॉबर्ट क्लाइव।
Though the early 18th century, the conflict between the company and the नवाब of ये दो द अर्ली 18 यानी 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी यानी मध्य की बात है। 17वीं शताब्दी के आधा बीत जाने पे 18वीं शताब्दी के शुरुआत की ये बात है। द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, यानी इस समय 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड अथॉरिटी, यानी औरंगजेब की मृत्यु हो गई और फिर वहाँ पे जो बंगाल के नवाब थे दूसरे, वो अपना पावर और फैलाने लगे। अंग्रेज नहीं, बंगाल के नवाब। और इस तरह से अंग्रेज़ों में और बंगाल के नवाब में जो टकराव था वो काफ़ी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम, उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकत भी अपने अस्तित्व में धीरे धीरे आ रहे थे। मुर्शिद कुली खां वाज अलाउड बाई अलीवर्दी खां एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ द बंगाल। कौन कौन? मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला, यानी ये तीनों लगातार। मुर्शिद कुली खां के बाद नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां नवाब बने। उसके बाद यानी सबसे पहले औरंगजेब, जिस समय अंग्रेज आए, औरंगजेब, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और अब थे कौन? सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये तीनों क्या थे? अच्छे खासे रूलर्स थे बंगाल के। चाहे हम मुर्शिद कुली खां की बात करें, चाहे हम अलीवर्दी खां की बात करें, चाहे हम सिराजुद्दौला की बात करें। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, demanded large tribute for the company right to trade, denied it any right to mint coin and stopped it from extending its fortification. इन तीनों शासकों ने उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, कहा कोई छूट नहीं मिलेगा। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमसे व्यापार कर रहे हैं तो उसका आप लोग को जो राइट है ट्रेड का वो आपको देना पड़ेगा, जो भी रिवेन्यू बनता है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं है। अंग्रेजों को इन्होंने कहा कि आप हमारे भारतवर्ष में आकर के पैसा छापेंगे तो ये आप नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ आकर के आपको सिक्के ढालने का अधिकार किसने दिया? और उनकी किलेबंदी को बढ़ावा से भी रोका। हर जगह आप अपना किला बनवा ले रहे हैं, कहीं भी ला करके अंग्रेजों को बसा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए इन तीनों नवाबों ने मना किया। अंग्रेजों को अब अच्छा नहीं लगा। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving in Bengal government of the huge amount of the revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officers. इस तरह से कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया और उन्होंने ये भी दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होता जा रहा है। किसने? मुर्शिद कुली खां, अलावर्दी खां, सिराजुद्दौला, ये तीनों नवाबों ने इन तीनों ने कहा कि आप धोखाधड़ी से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापार का जो बंगाल का टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, राजस्व कम हो रहा है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज जो एलिजाबेथ बैठी हुई थी इंग्लैंड में, उनको लेटर लिखा गया कि यहाँ के नवाब ये हैं वो हैं, और उनको लिख करके ये वहाँ पे बताया गया कि यहाँ के नवाब सही नहीं है।
The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company, and trade code flourished only in the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement by villages and rebuild its fort. The conflict led to confrontation and finally simulated in the famous battle of प्लासी। देखिए, ये पहला युद्ध है अंग्रेजों के साथ, प्लासी का युद्ध। कंपनी का ये कहना था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी बहुत तबाह हो रही है। क्या कहा कि आप लोग बिना बात का वजह का मांग कर रहे हैं, फालतू का मांग कर रहे हैं, कोई कर उर नहीं मिलेगा और ये सब फालतू की चीज़ें हैं। कंपनी ने ऐसा कहा। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, यानी हम व्यापार यहाँ पे तभी अच्छे से कर पाएंगे जब अपना ये आप टैक्स हटा लीजिए, हम लोग कोई सीमा कर नहीं देंगे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मेजोरिटी जिसकी रहती है बात उसी की मानी जाती है। तो कंपनी ने ये सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि क्यों ना हम अपनी और भी संख्या बढ़ाएं और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से व्यापार करें, इतना व्यापार करें कि इन लोग का मुंह ही बंद हो जाए। ठीक है, इन लोग के पास कोई रास्ता ही ना मिले, कोई और ख़रीदने वाला ही ना हो सिर्फ हमारे अलावा। और जब चीज़ें किसी चीज़ को भी कोई एक चीज़ खरीदने वाली होती है ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत लोग रहते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वही बात है। It was also convinced that to expand trade in it to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its इस तरह से जब सरकार शुल्क हटा ले तो कंपनी को इस बात पर भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पूरा निर्माण कराना होगा। यानी हर एक गांव में अपना अपना किला फिर से उन लोग को बनाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा उनको वहाँ पे। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली accumulated in the famous battle of। इस तरह से ये टकराव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। नवाब कुछ और कहने लगे, अंग्रेज कुछ और कहने लगे और अंत में जाकर के टकराव का रिजल्ट क्या आया, प्लासी का बैटल, प्लासी का युद्ध 1756। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लासी का युद्ध कल स्टार्ट किया जाएगा। ओके बच्चों, इसको अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ओके बाय बच्चों।